स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी सी आर सम रियल नंबर्स। ठीक है। अब अभी क्लास 10 में हम लोग 3-4 तरह के इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके आगे का जो होगा क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज समझते हैं। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहां से कोई एक लाइन क्रॉस हो रहा है, चाहे वो ओरिजिन से क्रॉस हो या फिर हो सकता है ओरिजिन से क्रॉस ना हो, ऐसे क्रॉस हो। ठीक है, कोई भी एक लाइन पास हो रहा है इस प्लेन में। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, उधर। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है उस तरफ। अब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे तो ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। इसको हम अगर डिनोट करें थीटा से, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब है इसका, देखो, अगर हम एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल देखें तो ये भी तो एक एंगल बन रहा है, बट हम इसको थीटा नहीं मान रहे। हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, जो एंगल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं थीटा। उस एंगल का कुछ वैल्यू होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी होगा। तो tan थीटा जो आएगा वो होगा इस लाइन का स्लोप। स्लोप को एक और नाम से बोला जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, और यहां जो थीटा है इसको बोला जाता है इंक्लाइनेशन। थीटा इज द इंक्लाइनेशन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से लाइन पास होगा तो कौन से एंगल को थीटा कहा जाएगा। सपोज एक लाइन इधर पास हो रहा है तो ये वाला एंगल को थीटा बोला जाएगा, ये वाला एंगल को थीटा बोला जाएगा। ठीक है, अब कोई लाइन अगर ऐसे क्रॉस हो रहा है तो इस एंगल को थीटा बोला जाएगा। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, उधर। यहां से एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बन रहा है। ठीक है, कोई लाइन अगर ऐसे बन रहा है तो ये है थीटा। समझ में आ गया, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। tan थीटा का जो वैल्यू होगा उसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, और जो थीटा है उसको कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। ओके, तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक सम्स है, जैसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन अगर 45 डिग्री है इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। ठीक है, स्लोप को स्मॉल m से भी डिनोट किया जा सकता है, स्लोप ऑफ द लाइन को स्मॉल m से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड केस, यहां पे थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट अभी कर रहे हैं। तो यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट,
यहां पर इंक्लाइनेशन बताना है जिसका ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया मतलब स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो एम, स्लोप को हम एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम जो है वो tan थीटा है, लेकिन स्लोप का वैल्यू दिया है 1, तो मतलब 1 ही tan थीटा है ना, वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन। तो 1 हम tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री ये 1 होता है। इससे पता चल गया कि थीटा जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब सेकंड वाला, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो, लेट द इंक्लाइनेशन बी थीटा, लेट द इंक्लाइनेशन बी थीटा, ठीक है। तो √3 है स्लोप, √3 है स्लोप, यानी कि tan थीटा का वैल्यू √3 है। अब √3 कब होता है, tan में 60 डिग्री में होता है, तो इसका मतलब tan 60 डिग्री ही tan थीटा है, तो फिर थीटा क्या है, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले में देखोगे तो थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/√3 होता है। क्लियर है ना। अब देखो tan थीटा जो है ना, tan थीटा का जो वैल्यू है वो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इंफिनिटी के साथ हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि इंफिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं जो इसके बराबर हो जाए। तो tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक हो सकता है, और tan थीटा का मिनिमम वैल्यू अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक हो सकता है। तो इस बीच में कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रियल वैल्यू जो है वो स्लोप हो सकता है, क्योंकि tan थीटा का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है ना। तो स्लोप जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे को √3 या 1/√3 या 1 ही दिखेगा, 2/5 हो सकता है, -1/4 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब देखो यहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट। तो एक यहां पर नोट है, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है वो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा कभी, नहीं, तो इस पे तो थीटा आएगा ही नहीं, तो इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, स्लोप 0। अब लाइन कहां बन रहा है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं, लाइन कहां बन रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस, ये होगा, देखो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और 2 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस है ना। अब इस लाइन पे y का वैल्यू हमेशा 2 है ना, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है पता है, इसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू 2। अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, इसका इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू a, इस फॉर्म का इसका इक्वेशन होता है। यहां पे x कुछ भी होगा, इस पॉइंट पे के ऊपर जो भी लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं सब में y कोऑर्डिनेट 2 होगा, x कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, y कोऑर्डिनेट 2 होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स बिलो इट, 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, ये लाइन होगा। अब इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -3। तो याद रखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसके बीच में एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो स्लोप होगा 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो एक चीज समझेंगे, जो लाइन ऐसे वाई एक्सिस को पैरेलल होगा, सपोज ये लाइन है ऐसे वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बनाएगा,
90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो इस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वो चीज हमने आगे नोट में लिख लेते हैं अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लाइन which is perpendicular to x axis, इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, is undefined because tan 90 degree is not defined। इंफिनिटी नहीं लिखना उसको, इंफिनिटी अलग बात होता है, अनडिफाइंड होना अलग बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो उसमें एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। स्लोप क्या होता है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या कह रहा है, find the equation of a straight line parallel to y axis which is at a distance of 3 units to the right। y axis के पैरेलल है और 3 यूनिट्स टू द राइट, y एक्सिस के पैरेलल है 3 यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसा होता है, x इज इक्वल टू a, इस फॉर्म का उसका इक्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ये लाइन होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, है ना, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि लाइन मेरे को इतना लंबा बनाना है, अगर हम इतना छोटा सा बनाए तो भी इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3 ही है। भले ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, बट है क्या है, लाइन तो सेम ही होता है ना। लाइन सेगमेंट्स हम लोग बनाते हैं, लाइन तो ऊपर नीचे इंफिनिटी तक होता है, दोनों एंड्स पे लाइन इंफिनिटी तक होता है, तो ये भी x इक्वल टू 3 है, ये भी x इक्वल टू 3 है, तो टेक्निकली देखेंगे तो लाइन सेम ही है, ये लाइन सेगमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं मेरे को पूरा ऐसे बनाना, हम खाली यहां तक भी बनाएंगे तो इसका इक्वेशन भी x इज इक्वल टू -2 ही है। ठीक है, अगर हम बीच में बना दिए, ऊपर से भी थोड़ा हटा दिए, थोड़ा नीचे से भी हटा दिए, ये बना दिए, तो इसका इक्वेशन भी x इज इक्वल टू -2 ही है। ये चीज क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। -3,5 कौन सा पॉइंट है, देख लेते हैं। -3,5 क्या ये वाला पॉइंट है, -3,5 देखो, -3,5 ये वाला पॉइंट है, और जो लाइन है कैसा है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो कुछ इस तरह से होगा। अब इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, y एक्सिस को पैरेलल है और ये -3,5 इस पॉइंट से क्रॉस होता है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये नोट हमने देखो यहां पे लिखा हुआ था, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज अनडिफाइंड। अब सपोज करो कोई लाइन है जो y एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट 4 पे, ठीक है, और यहां पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट।
है ना, जिस पॉइंट पे कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करे उस पॉइंट को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है 4, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,4, लेकिन पॉइंट क्या है वाई इंटरसेप्ट क्या है 4। इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4 लेकिन वाई इंटरसेप्ट क्या है 4। अगर मेरे को उस लाइन का इंक्लाइनेशन पता हो, मतलब स्लोप पता है, अगर इंक्लाइनेशन पता है तो स्लोप क्या है tan 30 डिग्री, मतलब स्लोप क्या है 1/√3, है ना। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं, इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे ही होगा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग तरीके से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम किसी भी वे से किसी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, मेरा इक्वेशन तो सेम ही आता है, एक ही लाइन का अलग अलग इक्वेशन तो नहीं हो सकता, है ना। एक लाइन का एक ही इक्वेशन होता है बट अलग अलग तरीके से उसको फाइंड किया जा सकता है। तो पहला केस ये है कि हमको ये एंगल पता हो या फिर डायरेक्टली स्लोप पता हो और ये पता हो कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहां कट करता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है स्लोप है और c क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। m क्या है उस लाइन का स्लोप और c क्या है y इंटरसेप्ट। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस c क्या है 4। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं, कैसे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए, सपोज √3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 4√3। अब इसको इधर भेज दिए, ये क्या हो गया √3y इज इक्वल टू x प्लस 4√3। अब इसको उधर भेज दिए तो लेफ्ट साइड पे बचा 0, तो यहाँ पे आया x माइनस √3y प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये क्या था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope is 3 and y intercept is -5। तो स्लोप है मतलब m का वैल्यू गिवन है 3 डायरेक्टली और c का वैल्यू गिवन है -5। तो इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस -5। तो हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। y को इधर हम ले आए तो 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, वो भी ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, यहां पे स्लोप है -2/7, मतलब ये m का वैल्यू है और y इंटरसेप्ट है 3, मतलब c का वैल्यू 3 है। तो इक्वेशन कैसा बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू -2/7x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, -2x प्लस 21 हो गया, ये 7 इधर चला गया तो 7y इज इक्वल टू -2x प्लस 21। अच्छा 2x को अगर हम इधर ले आए तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये भी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नोट करो, समझ गए। अब यहां पर ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है। m का वैल्यू है √3 और c का वैल्यू है -4/3। तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू √3x प्लस -4/3।
तो ये बन गया, अगर हम एलसीएम ले लें 3, तो ये बन गया 3√3x-4। इसको इधर भेज दो, 3y इज इक्वल टू 3√3x-4। ठीक है, थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 3y-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √3x-4/3, या हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3, और y इंटरसेप्ट है 2, तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो गया 1/√3x प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा √3x प्लस x प्लस 2√3, है ना, तो ये आ गया √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2√3 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सही तरीका क्या हो गया, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x फिर y फिर जो कांस्टेंट पार्ट है वो। ठीक है, नोट करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। देखो, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे को y को अलग करना है इसमें। ठीक है, तो कैसे होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y, तो ये क्या हो गया, x/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू y, तो इस पे क्या आ गया, m का वैल्यू हाफ और c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस हाफ। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर इसको हम एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर दे तो ये ऐसा बन रहा है, हाफ x प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू y। देखो, जो x का कोएफिशिएंट है वो है m, और साथ में जो है वो है c। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला 4x माइनस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 5y, 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y, तो ये हो गया 4x/5 माइनस 9/5 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 4/5x प्लस माइनस 9/5 इज इक्वल टू y, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 4/5, और c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 9/5। ठीक है, 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7, y क्या होगा, माइनस 3x माइनस 7/5, तो y हो गया माइनस 3x/5 माइनस 7/5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 3/5x प्लस माइनस 7/5, तो यहाँ पे m क्या हो गया, माइनस 3/5, और c क्या हो गया, माइनस 7/5। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है, -3/5 है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, -7/5। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो कैसे करेंगे, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1,
तो इसका एलसीएम ले लो, हो गया 12। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y होगा -4x प्लस 12। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, -4x प्लस 12/3। इसको हम ऐसे लिखेंगे -4/3x प्लस 12/3। तो m का वैल्यू क्या हो गया, -4/3, और c क्या हो गया, 12/3। 12/3 का मतलब होता है 4। ठीक है, ये 12/3 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, y -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0x प्लस 3, है ना। तो स्लोप क्या हो गया इसका, 0, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 3। ठीक है, अब यहां पर तो y है ही नहीं, यहां पर तो y है ही नहीं, तो x -3 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप नहीं, 1 कैसे। तो y इज इक्वल टू mx है ना, y कहाँ है इसमें, हाँ, 0y इज इक्वल टू, हाँ, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। देखो, इस केस में क्या होता है, x -3 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, ये पॉइंट -3 है ना, तो x -3 ये वाला लाइन है, x -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब x इज इक्वल टू 3, ओके ओके, नॉट -3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ना, ये 1 2 3, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो तो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यहाँ पर स्लोप अनडिफाइंड होगा। अब ये y एक्सिस को कहीं कट करेगा, नहीं, तो इसमें C में क्या होगा, लाइन डज नॉट कट x एक्सिस या इंटरसेक्ट y एक्सिस, सॉरी, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसका कोई भी y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ is 3y minus 3x plus 7 is equal to 0. राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन। पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम m निकालने का कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करते हैं इसको। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7/3, तो y इज इक्वल टू 3x/3 प्लस माइनस 7/3, तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 7/3। ठीक है, तो यहां पे स्लोप क्या हो गया, 1, और c हो गया -7/3। ठीक है, अब लेट द इंक्लाइनेशन बी थीटा। लेट द इंक्लाइनेशन बी थीटा, तो स्लोप क्या है, वैल्यू ऑफ tan थीटा, लेकिन ये तो 1 है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्री। ठीक है, सो बताना है हमें, कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस व्हिच इज 45 डिग्रीज। क्लियर है, नोट करो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये वाला एंगल निकालना है, थीटा। ठीक है, अब
एक लाइन ये है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसका स्लोप क्या है? 1। इसका मतलब इसका थीटा क्या है? 45 डिग्री। मतलब ये वाला लाइन का यहां एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर है? अब जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू √3x माइनस वन, तो यहां पे स्लोप का वैल्यू क्या है? इसका स्लोप m2 मान लेते हैं, √3। तो इसके लिए थीटा क्या है? 60 डिग्री। यस, तो इसका कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है, तो एक चीज देखो, डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, है ना? ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका सम होना चाहिए। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। या फिर इसको कैसे करोगे? ये 60 डिग्री है तो ये बगल वाला 120 है ना? तो ये 120, ये 45, तो ये 15 डिग्री होना चाहिए, तब इस ट्राइंगल का 180 कंप्लीट होगा। ठीक है ना? अच्छा, एक काम करो, यहां पर जैसे थीटा सेम हो गया ना, तो यहां पर θ1 लिख लो, इसको θ2 लिख लो। ठीक है, थीटा 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 बार बार हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो इसका एंगल को θ1 लिख लो, इसका θ2 लिख लो, ये वाला थीटा होगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, जैसे ये इसका इक्वेशन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाले, चाहे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाले, कैसे भी निकाले। ठीक है, अब ये वाला लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट्स में से क्रॉस कर रहा है। इसके ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, हर पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूनिक है ना? यहां पर एक्स का कुछ वैल्यू होगा, यहां वाई का कुछ वैल्यू होगा। तो ये लाइन जिस भी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, उस सब पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक्स की जगह ये x1 डालो और y की जगह y1 डालो, तो ये इक्वेशन ट्रू होगा। ठीक है, हम ऐसे ही पता ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे आता है कि नहीं आता। अगर सपोज करो किसी लाइन का इक्वेशन दिया और पूछे कि ये लाइन जो है 1,2 से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, तो हम उस इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके देख लेंगे। अगर वो बोले 3,3 से क्रॉस करेगा कि नहीं, तो x की जगह 3, y की जगह 3 पुट करके देख लेंगे। अगर इक्वेशन ट्रू हुआ तो फिर इसका मतलब वहां से क्रॉस करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स में से क्रॉस करेगा, हर पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4,4। तो y/2 इज इक्वल टू x माइनस पी। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2p। तो 2p इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? सिंस द लाइन passes through the point -4,4, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू -4
and y is equal to 4 in the equation. तो 2p का वैल्यू क्या आएगा देखो, x की जगह -4 और y की जगह 4, -8 -4 हो गया ये, तो 2p का वैल्यू क्या हो गया -12, तो p का वैल्यू क्या हो गया -6, p का वैल्यू क्या आ गया -6। ठीक है, क्लियर है। देखो, गिवन दैट द लाइन y by 2 is equal to 3x minus 6, ठीक है, और ये पॉइंट a,2a इसके ऊपर लाई करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द पॉइंट a,2a lies on the line y by 2 is equal to 3x minus 6, put x is equal to a and y is equal to 2a in the equation। पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो x की जगह a रखना है, y की जगह 2a, तो y की जगह 2a रखे तो 2a by 2, x की जगह 3a रखना है तो 3a minus 6, ये और ये कैंसिल हो गया, तो a is equal to 3a minus 6, तो 6 is equal to 2a, है ना, तो 3 is equal to a। क्लियर है, a का वैल्यू क्या होगा 3। और फिर अगर वो पूछे कि वो पॉइंट क्या है, अगर पूछ ले कि पॉइंट कौन सा है, फिर a,2a विच इज 3,6, ठीक है ना। अगर वो पूछे कि पॉइंट कौन सा है तो 3,6 वो पॉइंट है, ठीक है।